युद्ध को खेल समझना पर विवेकपूर्ण चर्चा करते हैं हम और आप साथ मिलकर। तो मैं बता दूं आपको, युद्ध को खेल समझते थे वे समस्त सेना को एक साथ ही युद्ध में झोंक देते थे, जबकि शत्रु युद्ध को खेल नहीं समझते थे और तकनीक से युद्ध करते थे। वे अपनी सेना को टुकड़ों में बांट देते थे और आवश्यकता अनुसार रणनीति का प्रयोग करते थे। वे अपनी सेना का एक भाग सुरक्षित रखते थे, जो थकी हुई सेना का स्थान रखते थे। वो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने 12,000 घुड़सवारों की सेना सुरक्षित रख छोड़ी थी, और जबकि राजपूत सेना पूरी तरह थक गई तो सुरक्षित सेना ने उन पर धावा बोलकर रण क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के साथ है व्यापार एवं वाणिज्य। तो यह अच्छी तरह ज्ञात है कि 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का काल राजनीतिक अस्थिरता का रहा है। इस दौरान द्रुत गति से राजनीतिक दृश्य बदलते और उतनी ही द्वैत गति से देशों की आर्थिक स्थिति परिवर्तित हुई, और राजनीति की भांति व्यापार और वाणिज्य में भी उतार चढ़ाव आए। राज्य का प्रमुख कर्तव्य शांति और सुव्यवस्था कायम करना है, चाहे कोई भी राजा रहा हो और चाहे उसने कैसी भी नीति का पालन किया हो, चाहे वह कितना ही युद्ध प्रिय रहा हो, उसने राज्य के अंदर शांति बनाए रखने का ही प्रयास किया है। भोजकालीन प्रतिहार राज्य के विषय में अल सुलेमान 851 ईस्वी में कहा है कि भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो डाकुओं से इससे अधिक निरापद हो। इस काल में विशेषकर चोल राजाओं ने व्यापार में सुविधा के लिए बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण कराया। इससे व्यापार एवं वाणिज्य को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला, और हर्ष के समय में हैनसांग ने मार्ग में डाकुओं का भय बताया, और जबकि सुलेमान ने 8वीं शताब्दी में यह बताया कि डाकुओं का भय काफी कम बताया, और इस कारण व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच के समय में व्यापार एवं वाणिज्य में जो प्रगति हुई वह अध्ययन करने का विषय है। जो मैं बता दूं आपको, अनेक ऐसी विशेषताएं जो 7वीं शताब्दी के व्यापार में थी वे 8वीं शताब्दी और उसके बाद भी थी, और वे 8वीं शताब्दी के साथ साथ ही कुछ नई विशेषताएं भी पैदा हुई, जिस कारण इस काल का व्यापार एवं वाणिज्य पहले के व्यापार वाणिज्य से कुछ भिन्न रहा। जिस भांति हर काल में नए विकास के साथ साथ पुराने तत्व विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार व्यापार एवं वाणिज्य में भी नए और पुराने तत्वों का समन्वय हुआ और व्यापार ने विकास की नई धारा पकड़ी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि तत्कालीन साहित्य और अभिलेखों से व्यापारियों और अन्य पराक्रमियों और भ्रमणकारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन आने जाने के मांगों का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन कुछ स्रोतों से तत्कालीन व्यापारिक मांगों की जानकारी मिलती है। अल्बेरूनी ने 15 मार्गों का वर्णन किया है। उसने कनौज, मथुरा, बारी, बयाना, धार तथा अनहिल पाटन होते हुए विभिन्न मार्गों की जानकारी दी है। इनमें से एक मार्ग कनौज से पानीपत, अटक तथा काबुल होते हुए गजनी जाता था। कनौज से ही दूसरा मार्ग प्रयाग होते हुए ताम्रलिप्त हो और वहां से कलिंग होते हुए कांची तक जाता था। तीसरा मार्ग कनौज से असम होते हुए तिब्बत तक था। चौथा मार्ग राजस्थान में बयाना से कराची वाया जैसलमेर तक था, और इसी प्रकार दिल्ली अहमदाबाद मार्ग था जो अजमेर होता हुआ जाता था। यह मार्ग काफी सुरक्षित था। इस समय में मथुरा और
धार प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे जो अन्य राज्यों के व्यापारिक केंद्रों से जुड़े हुए थे, और बंगाल ने भी व्यापार में अत्यधिक रुचि दिखाई। वह पाटलिपुत्र, वाराणसी तथा उत्तर भारत के व्यापारिक केंद्रों से जुड़ा हुआ था। हालांकि मार्ग डाकुओं से सुरक्षित नहीं थे, फिर भी व्यापार एक अत्यंत जरूरी आवश्यकता बन गया था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, और व्यापारी तो स्वयं अपनी सुरक्षा का इंतजाम करते ही थे, साथ ही साथ राज्य भी व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने में तत्पर रहते थे और इसकी व्यवस्था करते थे। ग्राम उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो थे, लेकिन उनके उत्पादन का अधिकांश भाग जमींदार ले लेते थे। व्यापार के लिए उत्पादन आवश्यक है और किसान आवश्यकता से अधिक उत्पादन अपने पास नहीं कर पाता था।